नमस्कार। पांड्य राजकुमार इलाया उपाख्य विजय वल्लभन जिन कारणों को जानने के लिए छद्मवेश में पोथिगई पहुँचे थे, उनमें से एक को तो वह जान चुके थे, और वह यह कि पांड्य राजदूत की हत्या में पोथिगई नरेश का कोई हाथ नहीं था, और कोई है जो पोथिगई और पांड्य राज्य में मित्रता होते नहीं देखना चाहता। राज परिवार के साथ हुए भोज के दौरान एक अन्य सवाल का जवाब भी उन्हें मिल गया। विजय वल्लभन ने राजा करुणानंदन से सीधे ही पूछ लिया, महाराज, आपने केवल इसलिए मुझे मृत्युदंड दे दिया था कि मैं पांड्य राजधानी मदुरई से आया हूँ। आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? पांड्य राज्य से आपकी शत्रुता का क्या कारण है? राजा ने उत्तर दिया, 3 पीढ़ी पहले तक हम लोग परस्पर मित्र थे, इतने घनिष्ठ मित्र कि जब पल्लव सेना ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया तो तत्कालीन नरेश ने सुरक्षा की दृष्टि से अपना कोष पोथिगई पहुंचा दिया था, जिसे हमारे पूर्वजों ने किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखवा दिया। दैवयोग से तत्कालीन पोथिगई नरेश अपने वंशजों को वह स्थान बताए बिना स्वर्ग सिधार गए। बाद में जब पांड्य सेना ने पल्लवों को पराजित कर मदुरई पर पुनः अधिकार कर लिया, तब स्थिति सामान्य होने पर पांड्य राजा परंतप ने पोथिगई राज परिवार से अपना कोष वापस मांगा। लेकिन पोथिगई में अब किसी को भी नहीं पता था कि वह राजकोष आखिर कहाँ छुपाया गया है। अतिशय सुरक्षा ने उसे लुप्त ही कर दिया था। बस तब से ही पांड्यराज पोथिगई से अकारण शत्रुता रखता आया है और पोथिगई पर कब्जा करना चाहता है, जबकि हमारा कोई दोष ही नहीं है। विजय वल्लभन को समझ में नहीं आया कि वह राजा की बात का कितना भरोसा करें। क्या सचमुच करुणानंदन सच कह रहे हैं, या फिर पांड्य का खजाना लूटकर अब उन्हें मूर्ख बना रहे हैं? लेकिन तभी राजा ने भोज के उपरांत उनसे कहा, विजय वल्लभन, चूंकि अब तुम राज्य के सेनापति हो, अतः राज्य के कोष की सुरक्षा भी तुम्हारा ही दायित्व है। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमार पूर्ण गुणद्रन के साथ जाकर हमारा कोषालय देख आओ और वहाँ से अपनी पसंद का कोई भी उपहार ले आओ। विजय वल्लभन ने कहा भी, महाराज, इतनी जल्दी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिर मैं हूँ तो आपके शत्रुराज का निवासी ही। लेकिन राजा ने उत्तर दिया कि मुझे इंसान पहचानना आता है। तुम पर मुझे अब पूरा भरोसा है। राजकुमार पूर्ण गुणद्रुन ने भी आग्रह किया और विजय वल्लभन को साथ लेकर अंततः वे कोषालय पहुंच ही गए। राजकुमार को उत्सुकता थी अपने शिक्षक को कोई भेंट प्रदान करने की। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अपने बंदरगाहों के कारण पोथिगई अत्यंत संपन्न स्थिति में था, अतः कोषालय में हीरे, मोती, जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। किसी की भी आंखें चौंधिया सकती थीं उसे देखकर। पूर्ण गुणद्रुन ने विजय वल्लभन से आग्रह किया कोई उपहार पसंद करने का। विजय की आंखें कोने में रखे लगभग 3 फुट ऊंचाई के एक विचित्र से काष्ठ स्तंभ पर पड़ी। काष्ठ कला का अनुपम उदाहरण था वह। एक अष्टकोणीय आधार पर 8 सर्पों की आकृति बनी हुई थी, जिनके सर पर एक कलश था। इस विचित्र किंतु आकर्षक स्तंभ को ही उन्होंने अपने उपहार के रूप में चुन लिया। जब लौटकर ये दोनों राजा के पास पहुँचे तो विजय वल्लभन द्वारा चुने गए उपहार को देखकर राजा करुणानंदन विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि यह विचित्र बात है कि हीरे, मोती, जवाहरात के स्थान पर तुमने इस वस्तु को पसंद किया है। विजय वल्लभन ने जवाब दिया, महाराज, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है।
आपके द्वारा दिए गए सम्मान का मान रखने के लिए ही मैंने इस अपेक्षाकृत कम मूल्य के किंतु आकर्षक उपहार को चुनना ही पसंद किया। उनके उत्तर से राजा प्रसन्न तो हुए, किंतु उन्होंने कहा कि इस स्तंभ की कहानी जानोगे तो तुम्हें भी यह वस्तु श्रापित प्रतीत होगी और तुम इसे वापस कर दोगे। हमारे राज्य के घने जंगलों में नाग जाति के लोग रहते हैं, जो नाग मंदिर में अक्सर मानव बलि दिया करते थे। यह अष्टनाग कलश भी उसी मंदिर में स्थापित था व उनकी पूजा पद्धति में इसका विशेष स्थान था। वे लोग स्तंभ के ऊपर बने पात्र में बलि दिए गए व्यक्ति का रक्त भरते थे। उनकी मान्यता थी कि स्वयं नागदेव आकर उस रक्त का पान करते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैंने उन्हें समझाकर इस कुप्रथा को छोड़ने का आग्रह किया, किंतु वे नहीं माने। इस पर मैंने सेना के साथ जाकर उस मंदिर का ध्वंस कर दिया और यह स्तंभ भी वहाँ से हटा दिया। तब से वे लोग राज्य से नाखुश भी हैं, किंतु कमज़ोर होने के कारण कुछ बिगाड़ नहीं पाते। यह कहानी सुनकर भी विजय वल्लभन ने उस स्तंभ का मोह नहीं छोड़ा और उसे लेकर अपने विश्राम गृह में जा पहुँचाए। उसी रात उन्होंने उस विश्राम गृह में एक गुप्त मार्ग का पता भी लगा लिया और उनके सामने यह स्पष्ट हो गया कि वे तथाकथित भूत कैसे बंद कमरे में आ धमके थे। दूसरे दिन सुबह एक अनहोनी घट गई। एक नागवंशी वनवासी ने शाही बाग में टहलते राजकुमार पूर्ण गुणद्रुन पर एक कोबरा सांप फेंक दिया। सांप के डसने से राजकुमार अचेत हो गए। तभी वहां पहुंचे महामंत्री उदयवर्मन ने अपने तलवार से उस सर्प और वनवासी दोनों को मार डाला। इस घटना की जानकारी मिलने पर विजय वल्लभन भी घटना स्थल पर पहुंचे और पहले तो पूर्ण गुणद्रुन के सर्पदंश वाले स्थान को ऊपर से बांध दिया और फिर घाव को चूसकर जहर का असर कम करने का प्रयास किया। उन्होंने बाग में ही मौजूद एक झाड़ी के पत्तों को मसलकर घाव पर उसका रस भी डाला। तब तक स्वयं राजा और राजवैद्य भी वहां पहुंचे और उन्होंने विजय वल्लभन द्वारा किए गए उपचार की तो प्रशंसा की, किंतु साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा सर्प को मारने को अनुचित ठहराया और कहा कि अगर सर्प जीवित होता तो मंत्र शक्ति से कोई जानकार उससे ही उसका जहर चुसवा सकता था। उन्होंने यह भी कहा, अब तो राजकुमार के प्राण रक्षा का एक ही उपाय है कि नागवंशी लोगों से ही मदद मांगी जाए और उनके नाग मंदिर में ले जाकर ही उपचार करवाया जाए। राजा ने विजय वल्लभन से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, उस श्रापित स्तंभ को कोषालय से बाहर लाने के बाद ही यह घटना घटी है। अगर राजकुमार को कोई हानि पहुंची तो उसका दोष तुम्हारा ही होगा। राजा ने अचेत राजकुमार को लेकर नाग मंदिर जाने की तैयारी शुरू की तो आग में और घी डालते हुए प्रधानमंत्री उदयवर्मन ने कहा, महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि पांड्य अवसर की ताक में है, अतः आपको तो दुर्ग में ही रहना चाहिए। वैसे भी नागों से संघर्ष के बाद वे लोग पोधी गई राज परिवार के विरुद्ध हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे। अच्छा हो विजय वल्लभन को ही यह जिम्मेदारी दी जाए। यह उस स्तंभ के साथ नाग मंदिर में जाए, नाग लोगों को मनाए और राजकुमार की प्राण रक्षा करे। अगर न कर पाए तो वापस आने पर इसे प्राण दंड दिया जाए। इसके आगे की रोचक कहानी जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।